प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। और उसी क्रम में ये अपना बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स का पेपर 3 इलेक्ट्रॉनिक्स का वीडियो लेक्चर नंबर 33। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको पता है कि क्या चीज़ जो है स्टडी करते हैं। हम ये देखेंगे कि इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में क्या स्टडी कर लिया था। वहाँ हमने आपको एक टेबल बताई थी जिसमें हमने आपको ऊर्जा बैंड्स, एनर्जी जो बैंड होते हैं, एनर्जी बैंड यानी ऊर्जा बंधों के आधार पर जो पदार्थों का वर्गीकरण होता है उसके बारे में हमने आपको वहाँ पर स्टडी कराया था। ठीक है, तो कौन कौन से थे हल्का सा प्रीव्यू देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं उसमें। ठीक है, क्या था हमारा? ऊर्जा बैंड के आधार पर ऊर्जा बैंड के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण है, पदार्थों का वर्गीकरण। ऊर्जा बैंड के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। इसको हमने डिस्कस किया था, है ना। और इसमें डिस्कस करने में हमें क्या मिला था कि देखा था हमने कि 3 प्रकार के पहले तो एनर्जी बैंड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है बैलेंस बैंड, जिसको संयोजी बैंड बोलते हैं। उसके ऊपर होता है आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप बैंड, ठीक है, जिसको हिंदी में वर्जित ऊर्जा अंतराल बोलते हैं। और तीसरा जो बैंड होता है वो है आपका कंडक्शन बैंड, या फिर उसको बोल सकते हो आप चालन बैंड। तो ये 3 बैंड हैं, इनके आधार पर 3 प्रकार के हमको पदार्थ प्राप्त हुए थे। कौन कौन से? एक था आपका अर्धचालक, एक था चालक और एक था आपका कुचालक। इनके तीनों जो ऊर्जा बैंड के डायग्राम होते हैं उनको हमने समझा था। अर्धचालक में जो एनर्जी बैंड गैप होता है वो लगभग कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। कुचालक में सबसे अधिक होता है, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। ठीक है, और जो चालक है उसमें नहीं होता है, ओवरलैप होते हैं कंडक्शन और बैलेंस बैंड। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी वहाँ पर। तो उसी के आधार पर यहाँ पर अब हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है अपवाह या चालक धारा। अपवाह धारा, ड्रिफ्ट करंट, या क्या हो जाएगा कंडक्शन करंट। ठीक है, उसको पढ़ेंगे हम इसको। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसको हटा दो। ये तो हमने पहले में डिस्कस कर ही लिया। और भी अगर कोई डाउट हो उससे रिलेटेड, टेम्परेचर का इफेक्ट भी हमने उसमें देखा था। क्या देखा था? टेम्परेचर का इफेक्ट, कि टेम्परेचर बढ़ने पर जो सेमी कंडक्टर होता है उसकी कंडक्टिविटी तो क्या होती है? बढ़ जाती है, और रेजिस्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। जबकि कंडक्टर के केस में क्या होता है? चालक के केस में थोड़ा अपोजिट होता है। क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे आप तो कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता है, वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, और कंडक्टिविटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब इसका रीज़न क्या है और उसको आप जो है स्टडी करो। नहीं समझ में तो कुछ दिन में आपको बताऊंगा। ठीक है, कि कंडक्टर की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ जाती है, और सेमी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर को बढ़ाने पर कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। उसका क्या कारण है उसको आप स्टडी कीजिए। ठीक है, और पूछ सकते हो आप, और भी कोई डाउट अगर आपसे हो जो कल का वीडियो लेक्चर था उससे रिलेटेड पूछ लेना, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका वीडियो। इसको हटा दें। क्या है अपना अपवाह या चालन धारा? ये जो सेमी कंडक्टर होते हैं उनमें करंट जो फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं चालन धारा या अपवाह धारा। ठीक है, एक और करंट होता है जिसको इस टॉपिक के बाद स्टडी करेंगे, उसका नाम होता है डिफ्यूजन करंट। क्या बोलते हैं उसको? डिफ्यूजन करंट। हिंदी में बोलते हैं विसरण धारा। इसको क्या बोलते हैं? विसरण धारा, डिफ्यूजन करंट। ठीक है, ये यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? चालन धारा या अपवाह धारा, जो सामान्यतः इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स पर बाह्य बल आरोपित, बाह्य बल यानी कि एक्सटर्नल जो एक्सटर्नल पोटेंशियल जो हम उस पर अप्लाई करते हैं उसके कारण
जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है सर्किट में, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, अपवाह धारा या चालन धारा। और ये जो धारा है ये घनत्व के कारण, जो घनत्व में अंतर होता है, आवेशों के घनत्व में अंतर होने के कारण जो धारा प्राप्त होती है उसको बोलते हैं विसरण धारा। और ये क्या होती है, बाह्य विभवांतर एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करने पर जो करंट आपको मिलता है उस करंट को क्या बोलते हैं, कंडक्शन करंट या फिर ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। ठीक है, पहले इसको स्टडी करेंगे, इसको बाद में करते हैं। चलिए देखिए इसमें क्या लिखा है। इसके लिए क्या करेंगे, एक इमेजिनेशन करते हैं। एक आपका पदार्थ है, चालक पदार्थ है, जिसमें स्मॉल एल लंबाई का चालक पदार्थ है, जिसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, ए। ठीक है, कैपिटल ए है, और उसमें एक बाह्य विभवांतर ई जो भी है आप अप्लाई करो, उसको आप लिख सकते हो। ठीक है, आरोपित किया जाता है। चलिए लिखते हैं इसको यहाँ से। माना एल लंबाई का एक चालक पदार्थ है, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या ए है। एल लंबाई का क्या है, ये चालक है, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है आपका, ए है। ठीक है, इस पर वोल्ट का स्रोत ई आरोपित किया जाता है। वोल्टा स्रोत कितना अप्लाई कर दिया आपने, ये अप्लाई कर दिया। अब ये अप्लाई करेंगे तो इसमें जो चालक तार होगा उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि बैलेंस बैंड जो है वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉनों से कैसा होता है, फुलफिल रहता है, हमेशा भरा हुआ रहता है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग होगा ये आरोपित किया जाता है। कब, इस जगह देखो माना, पहले जो चीज़ है उसको हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, माना चालक तार के एकांक क्षेत्रफल में या एकांक आयतन, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन व होल को क्या बोलते हैं, कोटर। क्या बोलते हैं होल को, कोटर बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन व होल की संख्या क्रमशः n व p है। कितने हैं, n व p मान लिया है। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम में ध्यान रखना, प्रति एकांक आयतन में, एकांक आयतन प्रति एकांक की लिख सकते हो पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन और होल्स का जो नंबर है कितना लिखे हमने, स्मॉल n और स्मॉल p। देखिए लिख लीजिए आप इसको। अब इससे रिलेटेड जो है डायग्राम यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, लिख लिया होगा आपने इसको। अब इसको हटा दे रहे हैं।
चलिए डायग्राम बना लेते हैं इसका। ये आ गया देखो डायग्राम, ठीक है। एक एल लंबाई का हमने चालक ले लिया। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है ए, उधर भी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है ए, और इधर एक पोटेंशियल यानी कि EMF अप्लाई कर दिया, और जिसके कारण क्या धारा आई रहने लगी। और ये जो गोल ऊपर जो दिखाई दे रहा है आपको ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है ना गोल गोल जो दिखाई दे रहे हैं बड़े से डार्क नहीं है, वो आपके होल है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ होल या टोटल, और ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो क्लियर हो गया। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए, चालक की लंबाई एल, बाय पोटेंशियल एक्स्ट्रा पोटेंशियल ई, और जिसके कारण करंट आई फ्लो है। ये आपके सामने एक डायग्राम, ठीक है। इसको अब इसकी थ्योरी हम देखते हैं। थ्योरी हमने लिखी है कि एक कोई एल लंबाई का अनुप्रस्थ एल लंबाई का चालक तार है जिसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ये बाकी सारी चीज़ें हमने लिखी है। अब इसमें क्या होगा, हमने एकांक आयतन में पर यूनिट प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन और होल्स की संख्या कितनी मानी है, इलेक्ट्रॉन की स्मॉल n और होल्स की यानी प्रोटॉन कितनी मानी है p मानी है, ठीक है। तो देख लें एक चीज लिखेंगे जो कि कैसे हम जानते हैं, हम जानते हैं कि चालक जो होते हैं चालक पदार्थ उनमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के कारण होती है। भाई होल्स जो है इलेक्ट्रॉन के रूप में जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो क्या होता है होल्स आता है, ठीक है। तो वही लिखेंगे हम जानते हैं कि चालक पदार्थ में विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन व होल दोनों के कारण प्रभावित होती है। ठीक है, इसका कोई अपराध होती है दोनों के कारण प्रभावित होती है। ये तो फैक्ट लिख दिया हमने, इसका कोई यूज नहीं डाला, लिख दिया हमने, क्योंकि यहाँ पर जब हम स्टडी करेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के लिए भी करेंगे और होल्स के लिए भी करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर ये लिख दिया। चलिए अब देखते हैं एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है आपकी n। इलेक्ट्रॉनों के लिए पहले लेके चलते हैं। है n। जब एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है n है, तो फिर संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, जरा देखिए क्या होगी। तब संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर, देखो एक पहले तो एकांक आयतन में कितनी है n, इसका आयतन ज्ञात कर लेंगे। जो चालक पदार्थ जो चालक छड़ है उसका आयतन अगर हम ज्ञात कर लें तो और उसमें हम किसका n का मल्टीप्लाई कर दें तो पता चल जाएगा ना कि
एकांक आयतन में कितना है n और टोटल आयतन इतना है, तो कुल आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे हो जाएगी, इस n का इसके आयतन क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। अच्छा आयतन कैसे ज्ञात करते हैं, आयतन देखिए जरा, ये है आपका चालक छड़ है, बेलनाकार चालक छड़ है, ठीक है। इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है आपका a और लेंथ क्या है इसकी l। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इसका, अगर इस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a और लंबाई का इसका अगर गुणा कर दिया जाए तो ये इस चालक छड़ का क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगी n, तो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और इसके आयतन का आपने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। al क्या है यहाँ पर, चालक बेलनाकार चालक छड़ का आयतन, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया ना संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या आ जाएगी, स्मॉल n a और l। यहाँ जरूर लिख देंगे जहाँ al बेलनाकार चालक छड़ का, चौक ले लो, बेलनाकार चालक छड़ का क्या है, आयतन है, ठीक है। ये हो गया, इसको नोट कर लेंगे, देखिए चलिए हटा देता हूँ मैं इसको ना। चलिए देखिए, हाँ एक का संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई, n स्मॉल n a l, ठीक है। अतः संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉनों के कारण आवेश, देखो अब हम आवेश की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिल गई है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिल गई, अब हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, आवेश की। तो देखिए जरा, अच्छा एक चीज थोड़ा सा समझिए, मैंने एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1, इसी से दिखाते हैं ना। 2 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो जाएगा 2p, 3 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो जाएगा 3e, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपके पास है पहले से, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n a और l, इतने तो इलेक्ट्रॉन हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनों के कारण तो संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा, तो कितना आवेश हो जाएगा, इसको क्या करना है, केवल स्मॉल e का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आवेश कितना हो जाएगा n a l, ये हो गया आपका संपूर्ण आयतन में जो इलेक्ट्रॉन है उनके लिए आवेश, ठीक। यानी कि इस सिरे से उस सिरे तक जो इलेक्ट्रॉनों के कारण आवेश प्रवाह हो रहा है वो आवेश की मात्रा कितनी है, NaLe, ये है, ठीक है। अब जब इतना आवेश बह रहा है एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर तो धारा भी होगी, तो इस आवेश के कारण हम क्या ज्ञात करेंगे, धारा। इस प्रकार चालक छड़ में इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित धारा क्या हो जाएगी, धारा देखिए, धारा को क्या मान लें,
आई एन को दिया, आई एन, एन का मतलब इलेक्ट्रॉन, और आई करंट क्या होता है, आई का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन टी। यहाँ हम लिख देंगे क्यू एन अपॉन टी, और क्यू एन का मतलब आवेश, क्यू एन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश बटे समय। कुल कितने इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, ये लिखा है एन ए एल ई, लिख लीजिए आई एन बराबर क्या आ जाएगा, एन ए एल ई अपॉन टी। क्या क्या देखो, आई एन बराबर एन ए एल ई अपॉन टी। थोड़ा और इसको डिस्क्राइब करेंगे, आई एन बराबर एन ए ई, एन ए ई को तो हमने अलग कर लिया, और ये जो एल अपॉन टी है इसको अलग लिख लिया, यानी आई एन की वैल्यू इस प्रकार से हमने लिखी। अब उसको ऊपर से हटा देंगे, जरा देखो चौक किधर है, ये देखो ये आ गया आपका, ठीक है। आई एन बराबर इतना आ गया। अब एल क्या है, लंबाई, और टी क्या है, समय। कौन सा समय है कि जब इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे, यानी कि एल लंबाई की तो एच आ रहा, लंबाई कितनी है एल, और इधर से इधर एल दूरी तय करने में समय कितना लगता है, टी समय। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन सकता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। देखो यहाँ चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी कितनी है एल, समय कितना है टी। इस चाल को हम बोलते हैं वी डी एन, वी डी और एन। डी का मतलब क्या है, वी तो वेलोसिटी, डी का मतलब क्या है ड्रिफ्ट, अनुगमन वेग, और एन यानी इलेक्ट्रॉनों के लिए, ठीक है। तो वी डी एन क्या है, ये इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहलाता है, ठीक है। तो ये एल अपॉन टी की जगह क्या लिख सकते हैं, वी डी एन रख दीजिए। इसको समीकरण डाल दीजिए, कोई समीकरण अगर एक डाल दो, अभी तो कोई समीकरण डाला नहीं, ठीक है। तो ये मान समीकरण एक में, यहाँ ये दोनों देखो, जहाँ वी डी एन इलेक्ट्रॉन का कौन सा वेग होगा, अनुगमन वेग होगा। ठीक है, अब इसको हटा दीजिए। आई एन बराबर क्या आ जाएगा, ये मान समीकरण एक में रखेंगे, एक इक्वेशन वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा, आई एन बराबर एन ई ए बी डी एन, इक्वेशन नंबर 2। देखो इलेक्ट्रॉनों का हमने क्या ज्ञात कर लिया है, इलेक्ट्रॉनों के कारण चालक छड़ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात हो गया। अब अगर धारा घनत्व को ज्ञात किया जाए, धारा घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हटाओ पहले चित्र से। धारा घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, J बराबर आई अपॉन ए, अगर आपको याद होगा ये होता है धारा घनत्व। इसी के आधार पर यहाँ पर हम निकालेंगे, अतः लिख लीजिए इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों के कारण कुल धारा घनत्व इलेक्ट्रॉनों के कारण कुल धारा घनत्व जे एन से दिखा दो इसको, किससे दिखा दिया, जे एन।
और इधर आ जाएगा आपका IN/A। JN बराबर IN/A। IN कौन सा है? समीकरण 2 वाला। तो समीकरण 2 का ऐसा मान रख दो। समीकरण 2 का मान रख दो। तो क्या आ जाएगा? JN बराबर IN कितना? NEA/BDN। अपॉन में क्या आ जाएगा? इस A से ये A क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो JN बराबर क्या मिला आपको? NEBDN। समीकरण नंबर आ जाएगा ये आपका 3। ये आ गया आपका समीकरण नंबर 3। ये किसके लिए धारा घनत्व है आपका? इलेक्ट्रॉनों के लिए धारा घनत्व निकल गया। अब सेम पूरी प्रोसेस किसके लिए होगी? ये पूरी जो प्रोसेस होती है वो किसके लिए होगी? आपकी होल्स के लिए होगी। जहाँ N है वहाँ क्या कर दोगे आप? P, और E स्मॉल e की जगह स्मॉल e रहेगा। BDN की जगह क्या हो जाएगा? BDP। ठीक है, BDP हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये आप करोगे, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। समीकरण 3 तक हमने कर लिया है ना। JN बराबर NEBDN इधर लिख लेना। ये यहाँ पर हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है? ये पूरी सेम प्रोसेस ऐसी होगी। किसके लिए होगी? ये प्रोसेस जो होगी आपकी, वो होगी आपकी होल्स के लिए। देखो चालक छड़ के संपूर्ण आयतन में होल की संख्या, इसकी क्या होगी? जैसे इलेक्ट्रॉन में एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन स्मॉल n थे, तो टोटल आयतन में कितने हो गए थे? NaL। और वहाँ एकांक आयतन में होल की संख्या कितनी थी? स्मॉल p। तो यहाँ कितनी हो जाएगी आपकी? Na और N तो इलेक्ट्रॉन की संख्या है ना। PAL तो क्या है? आयतन है, और P क्या है? होल्स की संख्या है। तो संपूर्ण आयतन में होल्स की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? देखिए PAL। अब आवेश निकालेंगे, फिर धारा निकालेंगे, धारा निकालने के बाद फिर धारा घनत्व निकालेंगे। ठीक है, तो सेम प्रोसेस रहेगी इसमें पूरा करने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन तक आप होल्स का आप निकाल कर मेरे को सेंड कर सकते हैं धारा घनत्व। उसके बाद आगे क्या होगा उसको मैं आपको बताऊंगा। और दोनों के जो धारा घनत्व होंगे उसको क्या कर देंगे हम? लास्ट में प्लस कर देंगे। और यही क्या होता है? आपकी अपवाह धारा घनत्व या फिर अपवाह धारा कहलाती है, जब दोनों को हमने जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इससे आगे आप हमको सेंड कर सकते हैं। ये तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कराऊँगा। ठीक है, कि कुछ नहीं किया हमने, क्या किया? सिंपल है। पहले क्या किया? एक चालक छड़ ले ली, उसमें बाह्य विभवांतर E आरोपित कर लिया हमने। और क्या किया? L लंबाई का था। ठीक है, पोटेंशियल हमने लगा दिया। उसके बाद हमने देखा कि एक पर यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन्स और कितना होल्स है। तो स्मॉल n इलेक्ट्रॉन्स थे और स्मॉल p क्या थे? आपके होल्स थे। तो फिर उसमें देखा टोटल वॉल्यूम में कितने होंगे। तो वॉल्यूम पहले निकाला। वॉल्यूम कितना था? A × L। A क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। और L क्या है? लेंथ है उसकी। तो उसके अकॉर्डिंग हमने वॉल्यूम निकाला। तो टोटल वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स कितने हैं उनको लिखा। उसके बाद फिर हमने उनके अलग अलग आवेश निकाले, फिर धारा निकाला, फिर धारा घनत्व निकाला। यही सिंपल है। ठीक है, इसको करके आप मुझसे इसमें भेजोगे। और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।